फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर एस सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। और ये हमारी क्लास सेकंड है। इसमें हम कंक्रीट के क्वेश्चंस करेंगे। कंक्रीट के जो भी प्रीवियस ईयर्स एसएससी या यूपीएससी में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको रिवाइज करेंगे, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड कंक्रीट when expressed as percentage of its compressive strength is। इस क्वेश्चन में देखिए, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की जा रही है कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसमें क्या रिलेशन रहता है। तो M15 ग्रेड की बात की जा रही है, तो मान लीजिए अगर M15 ग्रेड है, 15 मेगा पास्कल उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी, तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 to 20%। जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम होती है और जनरली हम इसका कंप्रेशन में यूज़ करते हैं। जैसे आप बीम डिज़ाइन करते हो तब भी आप देखते हो कि जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का एरिया है टेंशन वाला, उसमें कंक्रीट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रॉक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 days एंड एट 28 days इज़। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि जो आपका सीमेंट कंक्रीट है उसकी 7th डे पे कितनी स्ट्रेंथ होती है विद रिस्पेक्ट टू 28th डे। ओके, तो आपके पास ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 3/4, 2/3, 1/2 और 1/3। तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3। लगभग 65% जो सीमेंट कंक्रीट है वो स्ट्रेंथ अटेन कर लेता है 7th डे पे। थर्ड क्वेश्चन, द अप्रॉक्सीमेट रेशो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर कंक्रीट सिलेंडर टू दैट ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सेम कंक्रीट इज 1.25, 1, 0.85, 0.50। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि एक सिलेंडर जिसका आपको साइज़ दिया गया है 15 इंटू 30 सेंटीमीटर का और एक क्यूब है 15 सेंटीमीटर का, तो उसमें मतलब उनकी स्ट्रेंथ की आपस में क्या रिलेशन रहता है। तो सबसे मेन कंसेप्ट तो यहाँ पे ये है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है या नहीं। तो यस, ये जो स्ट्रेंथ है वो आपकी क्रॉस सेक्शन की जो शेप होती है उस पर डिपेंड करती है। तो अगर क्यूब और सिलेंडर का सेम साइज़ रहेगा तो क्यूब की ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी और सिलेंडर की कम आएगी। तो 1.25 तो नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है 0.85। और आप लिमिट स्टेट मेथड में जब बीम डिज़ाइन करते हो तो भी उसमें एक शेप फैक्टर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.85। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज़ मेजर्ड बाय। जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है उसको कैसे मेज़र किया जाता है। तो ये आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आज तक जो कंक्रीट है उसका डायरेक्ट कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं होता है। हम क्या करते हैं, या तो जो हमारा सिलेंडर होता है उसको उसके ऊपर हम कंप्रेसिव फोर्सेस लगाते हैं अलोंग द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, जिससे हमें उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चलती है। सो इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड अलोंग द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। और आपको ये भी पता है कि जो कंक्रीट है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कम होती है और ये जो कंप्रेसिव लोड्स है उसको बियर करता है आरसीसी के अंदर, और जो टेंसाइल लोड है वो कौन लेता है, रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कंक्रीट एज डिटरमिन्ड बाय फार्मूला IS 456 इज़। जो आपका M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है। तो आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी में पूछे गए हैं और एसएससी में इनको पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और साथ ही यूपीएससी के आईईएस के जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें भी इनको पूछा जा सकता है रिपीटेड क्वेश्चंस में। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको पता है 5000 √FC वेयर FC इज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पर M25 का पूछा गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25,000 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल श्रिंकेज इन सीमेंट कंक्रीट इज कॉज्ड बाय।
जो आपकी श्रिंकेज है वो सीमेंट कंक्रीट में जो होती है वो किसकी वजह से होती है? कार्बोनेशन, स्ट्रेसिस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ड्राइंग विद स्टार्टिंग विद अ स्टिफ कंसिस्टेंसी और ड्राइंग विद स्टार्टिंग विद अ वेटर कंसिस्टेंसी। तो जो श्रिंकेज है वो आपको पता है कि क्यों होती है, क्योंकि जो सीमेंट कंक्रीट के अंदर रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं, तो उसमें क्या हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो पहले तो जो सीमेंट कंक्रीट होता है उसमें वेटर कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ड्राई होता जाता है तो वो कम होता जाता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ओवर विच कंक्रीट इज़ रिक्वायर्ड टू बी मिक्सड इन अ मिक्सर मशीन इज़। इसमें आपसे एक फील्ड का क्वेश्चन है ये जनरली, कि जो आप मिक्सर यूज़ करते हैं उसमें जो नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस हैं वो ऑप्टिमम कितने रहने चाहिए कंक्रीट को प्रॉपरली मिक्स करने के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं 10, 20, 50 और 100। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा 20 रेवोल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाई, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ई इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के, वेयर एफ सी के इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आई एस कोड ऑफ प्रैक्टिस द कंक्रीट शुड बी क्योर्ड एट। जो कंक्रीट है उसकी क्योरिंग कितने टेम्परेचर पे करनी चाहिए? जैसे आप कंक्रीट मिक्स करते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं, तो जब उसकी क्योरिंग का टाइम आता है तो उसके लिए टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? दैट इज़ आपके ऑप्शंस हैं 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रहना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इन जो आपकी स्टेटमेंट्स दी गई हैं इसमें से कौन सी करेक्ट है? बल्किंग ऑफ सैंड ऑलवेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। रॉन्ग, क्योंकि जैसे जैसे आप एक लिमिटेड वैल्यू तक अगर आप वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो बल्किंग ऑफ सैंड भी बढ़ जाती है। जैसे अब 5 to 6% ऑफ वाटर पे जो वॉल्यूम चेंज आता है वो लगभग 30% के ऊपर आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑर्डिनरी कंक्रीट शुड बी 5% बाई वेट ऑफ सीमेंट एंड 25% बाई वेट ऑफ एग्रीगेट। ये भी गलत है। वाइल मिक्सिंग बाई वेट बल्किंग इफेक्ट ऑफ सैंड इज़ नॉट टेकन इन टू अकाउंट। इसको हम सही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप वेट बैचिंग कर रहे हैं मतलब वेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम चेंजेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम वेट उतना ही लेंगे जितना हम ले रहे हैं, उसमें वॉल्यूम चेंज का या वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और डी, रिवर सैंड इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड सैंड, दैट इज़ रॉन्ग। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्केबिलिटी टेस्ट मेथड इन ऑर्डर ऑफ देयर एप्लीकेशन फ्रॉम लो टू हाई वर्केबिलिटी इज़। तो आपको इसमें क्या बताना है? वर्केबिलिटी टेस्ट दिए गए हैं आपके पास, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर किसमें पूछा गया है, लो टू हाई वर्केबिलिटी में। जनरली हमारे पास कौन से टेस्ट हैं? स्लम्प टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है और वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। तो इसमें जो सबसे कम वर्केबिलिटी होती है तो उसके लिए करते हैं हम वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, फिर आता है कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट और उसके बाद स्लम्प टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंक्रीट इज़ मोस्ट सूटेबल इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स। जो आपके एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स होते हैं उसमें कौन सा कंक्रीट यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एयर एंट्रेंड कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट, वैक्यूम कंक्रीट और कोर्स कंक्रीट। तो इसका आंसर होगा एयर एंट्रेंड कंक्रीट। जो एयर एंट्रेंड कंक्रीट होता है उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है और वो जल्दी सेट हो जाता है, तो इसलिए हम इसका यूज़ कोल्ड वेदर कंडीशंस में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट्स गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। कौन से टाइप के जो आपके एग्रीगेट्स होते हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ देते हैं? तो राउंडेड एग्रीगेट, इलोंगेटेड एग्रीगेट, फ्लेकी एग्रीगेट और क्यूबिकल एग्रीगेट। तो अगर राउंडेड की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा वर्केबिलिटी देते हैं। इलोंगेटेड तो
इलोंगेटेड में वर्केबिलिटी सबसे कम रहती है, लेकिन अगर हम क्यूबिकल एग्रीगेट्स का यूज़ करते हैं तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ आती है, लेकिन क्यूबिकल जनरली हमारे पास रहते नहीं हैं। हमारे पास बहुत ही अलग अलग शेप्स के जो एग्रीगेट्स हैं वो हमें मिलते हैं नेचुरली। तो इसका आंसर आ जाएगा क्यूबिकल एग्रीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन ऑफ आयरन, सोडियम, जिंक और सल्फर। अगर आपको वर्केबिलिटी बढ़ानी है तो कंक्रीट के अंदर किस चीज़ का एडिशन करेंगे आप? तो अगर वर्केबिलिटी को बढ़ाना है तो हम रिटार्डर्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिटार्डर्स क्या करते हैं, वाटर रिड्यूसर्स की तरह काम करते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ लेड, जिंक, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम साल्ट्स, इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर रिड्यूसर्स का काम करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। फिर से सेम क्वेश्चन लेकिन अलग मेथड से हम इसको इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। जैसे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मोर सैंड, मोर सीमेंट, मोर फाइन एग्रीगेट्स एंड फाइनेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो अगर इन चार ऑप्शंस में से आपको यूज़ करके वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा सीमेंट यूज़ करेंगे। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय मोर सीमेंट एंड वाटर विद प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशो। जो आपकी वर्केबिलिटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, वाटर सीमेंट रेशो के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट इन स्लरी फॉर वेट प्रोसेस। जो वेट प्रोसेस होता है उसमें स्लरी का मॉइस्चर कंटेंट कितना रहता है? तो सीमेंट में दो तरह के मेथड्स आते हैं, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस। तो जो वेट प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें स्लरी में जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो रहता है 35 टू 50% के बीच में। जो इसकी रेंज है वो 35 टू 50%। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर ड्राई प्रोसेस के लिए आपसे पूछा जाए तो ये रहता है 12%। तो दोनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट वाटर सीमेंट रेशो नीडेड इज़। जब हमें सीमेंट की कंप्लीट हाइड्रेशन करवानी है तो हमें उसके लिए वाटर सीमेंट रेशो कितना चाहिए, उसकी रेंज क्या होती है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, मोर देन 35 बट लेस देन 60। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू 45 के आसपास रहती है, लेकिन ये टेक्निकल वैल्यू है जो बुक्स में लिखी जाती है। जब आप रियलिटी में यूज़ करते हो तो हमेशा थोड़ा बहुत वाटर की वेस्टेज भी हो जाती है। तो 45% से ज़्यादा ही इसकी वैल्यू लेकर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड चीपर फॉर वाटर क्यूरिंग। वाटर क्यूरिंग के लिए मेथड्स दिए गए हैं आपको, जैसे पॉन्डिंग, स्प्रिंकलिंग, मिस्ट क्यूरिंग और वेट क्यूरिंग। तो इन सब मेथड्स में से आपको पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन और चीपर मेथड कौन सा है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, पॉन्डिंग। पॉन्डिंग इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इनएक्सपेंसिव मेथड्स फॉर क्यूरिंग फ्लैट सरफेसेस। ये आपको याद रखना है कि ये सिर्फ हम फ्लैट सरफेसेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्टिकल वॉल्स हैं तो उसमें हम इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन जो फ्लोर स्लैब्स वगैरह होती हैं, जैसे आपने देखा होगा जब नई नई कंस्ट्रक्शन होती है स्लैब्स की, तो उसके बाद हम उसके ऊपर पॉन्ड्स की तरह बना देते हैं जिसका क्यूरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल क्योर्ड कंक्रीट डैश थर्मल प्लास्टिक एंड ड्राइंग श्रिंकेज क्रैक्स। जो वेल क्योर्ड कंक्रीट है उसका क्या इफ़ेक्ट आता है क्रैक्स के ऊपर, किसकी वजह से? थर्मल प्लास्टिक या ड्राइंग श्रिंकेज की वजह से जो क्रैक्स आते हैं। तो अगर हम वेल क्योर्ड कंक्रीट यूज़ करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो डज़ नॉट इफ़ेक्ट, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्रिएट। तो अगर हम अच्छी तरह से क्योरिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, जो क्रैक्स होंगे वो कम हो जाएंगे, तो मिनिमाइज हो जाते हैं। आपका आंसर आ जाएगा सी, हेंस इट प्रिवेंट्स मॉइस्चर एंड वाटर बॉर्न केमिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू कंक्रीट। अगर आपका जो कंक्रीट को हम अच्छे तरह से क्योरिंग करेंगे, वेल क्योर्ड कंक्रीट होगा, तो जो थर्मल प्लास्टिक और ड्राइंग श्रिंकेज क्रैक्स हैं वो तो कम हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो आपका कंक्रीट है वो वाटर टाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि जो
बाद में जो वाटर की पेनिट्रेशन होगी उसमें वो मिनिमम हो जाएगी, तो उसकी वजह से ये सब क्रैक्स भी मिनिमम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कंक्रीट प्लेस्ड इन कोल्ड वेदर विल टेक डैश टाइम टू गेन स्ट्रेंथ। अगर आप कोल्ड वेदर में कंक्रीटिंग कर रहे हो तो उसका जो टाइम पीरियड रहेगा एज़ कंपेयर टू स्टैंडर्ड टाइम वो कितना रहेगा, कितना टाइम वो यूज़ करेगा, लेस टाइम, इक्वल टाइम और मोर टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा मोर टाइम। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि जो कंक्रीट में जब उसकी मिक्सिंग होती है तो जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं तो उस रिएक्शन में क्या होता है, सिलिका हाइड्रेट जब फॉर्म होता है तो साथ में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट बाहर निकलती है। लेकिन अगर आप कोल्ड वेदर कंडीशंस में आप इसको कर रहे हो तो हीट जो है वो कम निकलेगी एज़ कंपेयर टू जो हॉट वेदर प्लेसेस होती हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा स्ट्रेंथ गेन करने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what could be the possible answer among the following for compressive strength of high strength concrete। आपको कुछ ग्रेड्स दिए गए हैं जैसे 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर और 40 एम्पियर। तो आपको इनमें से बताना है कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट किसको कह सकते हैं हम, मतलब कौन सा ग्रेड है जहाँ से हम कह सकते हैं कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट शुरू होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, 40 मेगापास्कल और M40, तो उसको हम बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। और इसी का यूज़ हम किस में करते हैं, प्री स्ट्रेसिंग में, पोस्ट टेंशनिंग में हम M30 का यूज़ करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन से होते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज़ डिफाइंड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ। अभी लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपका एक और क्वेश्चन है कि जो आप हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलते हो तो वो किसके ऊपर आप उसकी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो कि किसके ऊपर वो बेस्ड है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, पुअर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और गुड स्ट्रेंथ। तो जब हमने पहले डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है कंक्रीट की। जो आरसीसी होता है उसमें कंप्रेशन कौन बियर करता है, कंक्रीट, और जो टेंशन है वो कौन बियर करता है, रेनफोर्समेंट या स्टील। तो हम जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहते हैं तो वो किसके बेसिस पे कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इन कॉलम डैश। Option A, decrease the number of steel required in the same column. Option B, increase the number of steel in same column. C, decrease the number of steel required in the different column. Or D, increase the number of steel required in the different column। तो आपको इसमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही होगा। तो सबसे मेन बात, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए कुछ बेस सेम होना चाहिए। तो अगर हम डिफरेंट कॉलम्स की बात कर देंगे तो फिर ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगी, हम उनका यूज़ सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगी। अब हमारे पास बचता है ए और बी। तो अगर हम सेम साइज़ के कॉलम में एक दोनों सेम साइज़ के कॉलम हैं, अगर एक कॉलम में हम कम स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे कॉलम में हम हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, तो जिस कॉलम में हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटिकली उसमें कम नंबर ऑफ़ स्टील रिक्वायर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंक्रीट है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कंप्रेशन में, और टेंशन में हालांकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है 15 to 20%, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंक्रीट जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, डिक्रीज द नंबर ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन द सेम कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट स्पेसिफिकली अ डैश परमेबिलिटी इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सल्फेट अटैक। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको अपने स्ट्रक्चर को सल्फेट
अटैक से बचाना है तो उसकी परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई, मीडियम, लो और वेरी लो। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एक तरह से। अगर आपको अपने स्ट्रक्चर को सल्फेट अटैक से बचाना है तो उसकी जो परमेबिलिटी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। तो हाई और मीडियम वाले ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन उसकी जो परमेबिलिटी है वो इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें हाइड्रेशन ही ना हो पाए जब उसको मिक्स कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट स्पेसिफिकली अ लो परमेबिलिटी इज द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सल्फेट अटैक। ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, तो इसका आंसर लो परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ अ पोजोलैनिक एडमिक्सचर सच एज फ्लाई ऐश reduces the C3A, C3A, C2S, C4AF, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट। बोग्स कंपोनेंट इनको हम बोलते हैं। और आपको इनके फंक्शंस भी पता होना चाहिए कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो पहले फॉर्म होता है, कौन सा किसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, किसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, कौन पहले स्ट्रेंथ देता है और कौन बाद में स्ट्रेंथ देता है। जैसे आपका जो C3S है वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है, और जो आपका C2S है वो बाद में स्ट्रेंथ देता है जब C3S स्ट्रेंथ देना बंद कर देता है। और तो यहाँ पर बात की जा रही है पोजोलैनिक एडमिक्सचर की। जो पोजोलोना होता है वो एक तरह से जब उसको सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं तो वो भी सीमेंटियस प्रॉपर्टीज़ देता है, मतलब वो भी एक तरह से बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ देता है। तो अगर हम पोजोलैनिक एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो जो इनमें से C3A है उसकी हम क्वांटिटी एक तरह से कम कर देते हैं, उसकी क्वांटिटी जो है वो कंटेंट या परसेंटेज कम कर देते हैं। तो ऑप्शन C3A, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, concentration of water soluble sulfates in water dash ppm for severe exposure, less than 150 ppm, 150 to 1500 ppm, 150 to 10,000 ppm और greater than 10,000 ppm। इसमें आपको सीवियर एक्सपोजर या सीवियर जो आपकी कंडीशन है उसके बारे में क्वेश्चन है कि उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सल्फेट्स इन वाटर रहती है वो क्या रहती है। पहले तो आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। उसके बाद सीमेंट जो कंटेंट है उसमें कितना यूज़ होता है, जैसे माइल्ड के लिए 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का यूज़ होता है, वैसे आपको पूरी कंडीशंस के लिए याद होना चाहिए। फिर वाटर सीमेंट रेशो हर कंडीशन के लिए, और उसके साथ साथ जो इफ़ेक्टिव कवर हम यूज़ करते हैं, जैसे माइल के लिए 20 mm यूज़ होता है, वैसे ही सारी कंडीशंस के लिए आपको याद होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में भी एक तरह से स्टैंडर्ड वैल्यू पूछी गई है कि अगर सीवियर एक्सपोजर है तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सल्फेट्स कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर है C, 150 to 10,000 ppm। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिपर्स कैपेबल ऑफ रीडिंग द डायमेंशंस ऑफ टेस्ट स्पेसिमेंस टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 mm, 0.1 mm, 10 mm, 0.5 mm। देखिए अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी कभी भी आपसे सीधे सवाल नहीं पूछेगा। कैलिपर की बात की जा रही है, लीस्ट काउंट पूछा गया है, लेकिन घुमा फिरा के आपके सामने स्टेटमेंट दी गई है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि जो कैलिपर है वो कितना कैपेबल होता है, कि मिनिमम रीडिंग वो कितनी ले सकता है, या फिर उसका लीस्ट काउंट कितना होता है। तो इसका आंसर 0.1 mm। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएस कोड से रिलेटेड है। आईएस कोड फॉर स्पेसिफिकेशन फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड इज़। जो आपका ओपीसी 33 ग्रेड है उसमें आईएस कोड कौन सा यूज़ होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अलग अलग आपके पास कोड्स, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, IS 269/1989। तो इसमें आपको क्या क्या बताया गया है। स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड कवर्स द मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ
ओपीसी। वैसे ही आपको ओपीसी 43 और ओपीसी 53 ग्रेड के लिए कौन से कोड रिलेटेड हैं वो पता होने चाहिए, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन इन द वॉल्यूम ड्यू टू श्रिंकेज कॉजेज। जो आपकी रिडक्शन है इन वॉल्यूम, उसकी वजह से श्रिंकेज होती है, तो उसकी वजह से क्या जनरेट होता है? लो वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वाटर सीमेंट रेशो। तो जब आपकी वॉल्यूम में रिडक्शन होगी तो आपको पता है कि अगर किसी चीज़ की लेंथ कम हो रही है, किसी के डायमेंशन कम हो रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है। ये जो आपको स्टेटमेंट है वो याद रखनी है कि पहले किसी भी बॉडी में स्ट्रेन आएगा, और उस स्ट्रेन को अपोज करने के लिए जो मटेरियल फोर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।